डाईआइडो टायरोसिन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये सिंथेसिस हो गई DIT MIT। नेक्स्ट होती है हमारी कपलिंग। अगर ऐसी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, DIT इज 2 मॉलिक्यूल, MIT इज 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 MIT plus 1 DIT is equals to 3 molecule, that is T3. 1 DIT plus 1 MIT is equals to T3 synthesis and 2 molecule of DIT is equals to T4 synthesis. इसके बाद हमारे T3 T4 की सिंथेसिस होती है, एंडोसाइटोसिस होगी, लाइसोजाइम आया, उसने ब्रेक डाउन किया और हमारा सर्कुलेशन में हमारा क्या हो गया, T3 T4 का रिलीज करवा दिया उसने। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। ये जो गर्ल्स की रो बैठी हुई है, इसके जस्ट पीछे एक रो बैठी हुई है बॉयज की, उनके कॉर्नर सीट वाले को बोलना कि वो फर्स्ट स्टेप इसमें क्लियर करेंगे। मुझे पता नहीं कि तुम लोग नोट क्या करते हो यहाँ बैठकर, कौन सी फाइल्स बनाते हो, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं इट्स ओके, टाइम देख रहे हो आप लोग कुछ भी। तो हमारा क्या रहता है, और इन लोगों को पढ़ना तो ये भी नहीं है क्लास में, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो आप लोग, क्योंकि आपके घर पे अटेंडेंस जा चुकी है, इस प्रेशर में आप लोग आते हो, वरना आधे से ज्यादा लोग तो क्लास में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग आने के बाद भी पढ़ते नहीं हो। ये वाली जो रो है, कॉर्नर सीट पर खड़े हो जाओ। स्टेप 1 क्या है इसमें, वेरी गुड, ये अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखना, ठीक है। व्हाट इज थायरोग्लोबुलिन, अमाइनो एसिड होता है थायरोग्लोबुलिन, किस में चेंज हो जाता है, अमाइनो एसिड में। नेक्स्ट अपने फ्रेंड से बोलो, ये आंसर करेंगे। व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन दिस सिंथेसिस, कहीं पर 2 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, पहले तो देखो, क्योंकि अभी देखा है तुमने, अभी चला सो के उठे हो, अभी पहले से देखो डायग्राम को, कहीं पर 2 लिखा हुआ दिख रहा है या नहीं, पढ़ो उसे क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है इसका। इंग्लिश को ट्रांसलेट ही कर दो, क्या मतलब हुआ इसका। ट्रैपिंग हो जाती, कहाँ से आता है, बाहर घूम रहा था कि अंदर बुला लिया उसे क्लास में, कैपिलरी से आ रहा था, लिखा हुआ है क्या कहीं पर, हाँ देख लिया होगा। कैपिलरी में कहाँ से आया, वो दिख नहीं रहा है ना ये लिखा हुआ, तो वो पता ही नहीं है, इतनी तो स्मार्टनेस है बस। ये वाली ओवर स्मार्टनेस थोड़ी पढ़ाई में भी लेकर आ जाओ, ताकि आंसर कर सको क्वेश्चन के, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, थायरोग्लोबुलिन का रिलीज हुआ। नेक्स्ट स्टेप ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन। नेक्स्ट क्या था, एडिशन ऑफ दैट आयोडीन ऑन द टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन। 1 मॉलिक्यूल आयोडीन का अटैच हुआ था, so it results in the formation of MIT. 2 molecule is equals to DIT. Next the coupling of MIT and DIT. 1 MIT 1 DIT is equals to T3 synthesis. 2 molecule of DIT is equals to T4 synthesis. ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं होते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत नवाब है, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो ऐसा बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो हमारे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक, इसकी हेल्प से हमारे अप्रोक्सीमेटली 70% थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्ट 30% हमारे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसमें से भी हमारे टोटल थायराइड हार्मोन में बहुत कम कंसेंट्रेशन में, जो है माइन्यूट कंसेंट्रेशन में हार्मोन्स फ्री फॉर्म में होते हैं, that are known as FT3 and FT4। समझ में आ गया। अब एक चीज और याद रखना, बैठ जाओ सुन लो अब, ठीक है। अब तो गुड मॉर्निंग भी हो गई है, अब तो सुन लेना। इसके बाद क्या होता है, अभी आप लोगों ने लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ा था, हुआ था क्लास में, वहां पर आप लोग, एक एल्बुमिन का नाम भी आया होगा, हर जगह पर आया था एल्बुमिन का नाम। एल्बुमिन हमारा लिवर में सिंथेसाइज होता है, तो लिवर के सिंथेटिक फंक्शन देखे जाएंगे तो वहां पर एल्बुमिन का नाम जरूर आएगा। इसके अलावा चलो यहाँ से हट जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ। प्रैक्टिकल में यूरिन के एक्सपेरिमेंट किए, हीट कोएगुलेशन टेस्ट किया था, किसके लिए करते थे, प्रोटीन्स के लिए करते थे, और स्पेसिफिकली एल्बुमिन के लिए करते थे हम लोग। तो जब आप लोग
यूरिन एनालिसिस करते हो, एग्जाम में करोगे, तो जब वहां पर वाइवा पूछे जाते हैं ना, तो वाइवा में यही पूछा जाता है कि एल्बुमिन, ओके एल्बुमिन तक अगर आपने आंसर कर दिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द डाइटरी सोर्स, नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्बुमिन। जब वहां पर फंक्शंस अगर पूछेंगे तो आप लोग कुछ बच्चे आंसर कर भी देते हो कि इट एक्ट्स द ट्रांसपोर्टर। तो अगर वो ये पूछते हैं कि वो किस चीज के ट्रांसपोर्ट में काम आता है, किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, तो अब एक चीज थोड़ी सी याद रहेगी कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। तो एल्बुमिन के फंक्शन कहाँ से रिलेट हुए, ये वाली चीजें रिलेट कर पा रहे हो ना, कि अगर कोई यूरिन एनालिसिस प्रैक्टिकल अभी कमिंग उसमें होने भी वाला है, अभी तो एग्जाम भी हो रहा है आप लोग का, इंटरनल है, तो उसमें भी क्या होगा, वाइवा में जितने कुछ लोग के चेहरे मुझे याद रहेंगे उनसे तो मैं ये क्वेश्चन पूछ ही लूंगी, तो ये चीज का आंसर कर देना वाइवा में, टेबल वाइवा में, कि एल्बुमिन के फंक्शन में ट्रांसपोर्टर की तरह अगर आप आंसर कर रहे हो, तो नेक्स्ट आपको ये भी आंसर करना है कि वो अगर पूछे कि किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टर की तरह वो एक्ट करता है हमारा एल्बुमिन। डन। नेक्स्ट हमारा है रेगुलेशन। देखो रेगुलेशन में क्या होता है, एक ट्रैक याद करो, फिर हमारा सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वहां से टीआरएच की रिलीज होता है, टीआरएच इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, वो क्या करता है, हमारा पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो हमारा वो सिक्रीशन करती है टीएसएच का। व्हाट इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फर्दर स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, जहां से हमारा क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। ये सीक्वेंस है, ये इस फ्लो में काम कर रहा है। अब ये रेगुलेशन कैसा है, ये तो एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू हमारा T3 T4 का सिक्रेशन हो रहा है। अब रेगुलेशन कैसे होता है कि एक वर्ड आता है फीडबैक रेगुलेशन। किसी को फीडबैक रेगुलेशन का मतलब समझ में आता है, क्या मतलब होता है फीडबैक रेगुलेशन, बताओ। कोई भी चीज बैक किसी चीज को रेगुलेट कर रही है, फीडबैक का मतलब होता है कि एक ये फ्लो चल रहा था, जो हमारा लास्ट है प्रोडक्ट, वो अपने ही रिएक्शंस को जाके रेगुलेट कर सके। वो नेगेटिव फीडबैक दे रही है या पॉजिटिव फीडबैक दे रही है, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फीडबैक रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है वो अपने ही जो सिंथेसिस पूरी रिएक्शन है उसके किसी भी स्टेप को जाकर रेगुलेट करे, दिस इज नोन एज फीडबैक रेगुलेशन। तो हमारा T3 T4 की एक फीचर क्या होता है कि ये फीडबैक रेगुलेशन कराते हैं। कैसे कराता है कि अगर T3 T4 का लेवल इंक्रीज है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे भी और पिट्यूटरी पे भी, दोनों पे नेगेटिव फीडबैक डालता है कि भाई अब हमें नहीं चाहिए T3 T4, बहुत सिंथेसिस हो गई है, ठीक। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सही है, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये तो पुराना चल रहा है, अभी आज वाले टॉपिक पे आए नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन में जो मेन एक फंक्शन जल्दी से बता दे रही हूँ ताकि हमारे लास्ट वाले स्लाइड को हम कोरिलेट कर सके। जो हमारा थायराइड हार्मोन होते हैं ये हमारे बीएमआर को इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, ये याद रखना, लास्ट स्लाइड में बताना पहले। आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं फाइनली, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली हमारे क्या होते हैं, दो मेजर जो डिसऑर्डर होते हैं वो दो होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। अभी नाम से आप लोग हाइपर हाइपो का मतलब समझ गए होंगे ना, किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है दैट इज हाइपर कंडीशन, एंड लो हो रही है दैट इज हाइपो कंडीशन। ऐसा बोलते नहीं हाइपर मत हो, गुस्सा मत हो, तो जब भी तो गुस्सा ही तो ज्यादा आता है, कोई काम डाउन बैठा हुआ है उसे कहते हो कभी हाइपर मत हो, तो कहने में भी अजीब ही लगेगा। तो इसीलिए हाइपर इज एक्सेस सिंथेसिस और एक्सेस अमाउंट, और हाइपो कंडीशन इज लो अमाउंट। अब यहाँ पर थायराइड की बात कर रहे हैं तो नाम से एक सुपरफिशियल देख लो, हाइपरथायराइडिज्म इज द synthesis of large or more amount of T3 T4 thyroid hormone और less amount is hypothyroidism। ठीक, ग्वाइटर का नाम सुना है कभी, ग्वाइटर के पेशेंट भी देखे, अब तो बहुत कम देखे होंगे, लेकिन ग्वाइट क्या होता है उसमें, ग्वाइटर में, चलो नेक्स्ट इमेज वो है, ऐसी बता दो तुम लोग, नेक की स्वेलिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये एक इमेज है, ये ग्वाइटर की ही एक इमेज है। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि इनके थायराइड हार्मोन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, कुछ पेशेंट में इंक्रीज भी हो जाते हैं, कुछ में डिक्रीज भी हो जाते हैं, कुछ में नॉर्मल भी रहते हैं। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ ग्वाइटर इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोथायराइडिज्म। सबको नाम से क्लियर हो गया है, हाइपोथायराइडिज्म इज द इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ T3 T4। ठीक है, T3 T4 अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा,
वो फीडबैक रेगुलेशन नहीं दे पाएगा, तो टीएसएच का लेवल इंक्रीज रहेगा क्योंकि फीडबैक नहीं हो पा रहा है। तो हमारा हाइपोथायराइडिज्म में आपको एक कंडीशन याद रखनी है, लो लेवल ऑफ T3 एंड T4 एंड इंक्रीज लेवल ऑफ TSH। यहाँ तक याद रखना है। इन्हें पीछे उसको बोलना आंसर करेंगे, वो ये पीछे बात कर रहे हैं ना, साहिल आपके जस्ट बगल में कौन बैठा है, उनको बोलना आंसर करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में T3, T4, TSH पे क्या अफेक्ट आता है, क्या हम बोलेंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पे बताओ मुझे। सब कम हो जाएगा क्योंकि तुमने हाइपो के नाम सोच लिया, सब कम हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। जिन्होंने तुमको बताया है ना उनसे बोलना बताएं मुझे क्यों ज्यादा हो जाएगा। जैसे समाज सेवा कर रहे हैं ना उनसे बोलो, वो खुद आंसर करेंगे ना। आप ही बता दो क्यों ज्यादा हो जाएगा, उनसे ही पूछ लो क्यों ज्यादा हो जाएगा, बताओ। नहीं पता, सुनते नहीं हो ना, दोस्तों के ज्यादा सुनते हो। तो हमारा क्या रहेगा, T3, T4 का लेवल कम होगा हाइपोथायराइडिज्म में, फीडबैक रेगुलेशन नहीं चाहेगा, तो हमारा पिट्यूटरी तो TSH की सिंथेसिस करवा ही रहा है ना, तो हमारा TSH का लेवल इंक्रीज रहेगा यहाँ पर ओवरऑल, अगर हम ये बात करेंगे। इसके बाद सॉरी, एक चीज याद रखना, जैसे कुछ भी एक डिजीज होती है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में ना कुछ एक फीचर ऐसे होते हैं जो हमें थोड़े याद रखने। ये फेस थोड़ा सा पफ शेप दिख रहा है, दिख रहा है, तो इनमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में क्या होता है, पफी फेस हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे सूज रहा है, पफी पफी जैसे, तो ये पफी फेस हो जाता है, जैसे फोल्डेड सी स्किन हो जाएगी, तो ये पफी। अच्छा मुझे ऐसा बताओ, कोई एक्टर इससे रिलेट कर पा रहे हो, कोई भी एक्टर? हाँ कौन, बप्पी लहरी कौन कह रहा है? नहीं नहीं, अगर नहीं ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्हें हाइपोथायराइडिज्म है क्या, कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप ऐसे इमेज देखो, एक्चुअली जब मैंने ये इमेज देखी थी मुझे एकदम से एक एक्टर की इमेज सामने आई थी, कुछ नहीं पता, चलो मैं बोल रही हूँ, कपूर फैमिली का है कोई, ऋषि कपूर, एग्जैक्टली ऐसे लग नहीं रहा आप लोग को थोड़ा सा? बप्पी लहरी, इन्हें बप्पी लहरी याद आया। वैसे तो बप्पी लहरी भी थोड़े से इसी टाइप के, लेकिन ऋषि कपूर को मैं ज्यादा रिलेट कर पा रही थी इनके फेस से। अब हम ऐसे नहीं जाएंगे कि उन्हें थायराइड कोई प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, हमसे फेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट इस स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैटेगराइजेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अभी हाइपोथायराइडिज्म पढ़ रहे थे हम, ठीक है, इसमें क्या है, इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में भी नहीं, हम 3 क्लासेज हैं इनकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखो आपको मैंने अभी रेगुलेशन वाला एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें फ्लो दिखाया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, ये सीक्वेंस था। तो उस सीक्वेंस पे जाकर इनके सारे ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनका उनसे उनके पोजीशन पे जाके रिलेशन है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में कोई भी डिस्ट्रिक्शन हो जाए, दैट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म मतलब ग्लैंड से मतलब नहीं है, उससे ऊपर वाले लेवल पे जाओ, पिट्यूटरी, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लाइक ट्यूमर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज नोन एज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। उसके ऊपर वाले लेवल पे जाओगे कि पिट्यूटरी स्टॉक में या फिर हमारा हाइपोथैलेमस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, बहुत कॉमन रहता है, जो पिट्यूटरी कोई एडिनोमा वगैरह टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो ये तीनों क्लासेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन्हें याद करने में, इन्हें रटने में कोई लॉजिक नहीं है, बस आप इनके रेगुलेशन वाली स्लाइड पे अगर आपको वो इमेज याद है तो यू कैन रिलेट कि थायराइड ग्लैंड पे कोई प्रॉब्लम है प्राइमरी, उसके ऊपर लेवल पिट्यूटरी पे कोई प्रॉब्लम है दैट इज सेकेंडरी, एंड देन हाइपोथैलेमस लेवल पे है तो टर्शरी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स, कुछ याद रखने वाली चीजें, पफी आईज, और इसके अलावा एक वेट गेन एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, ये दोनों वर्ड को याद रख लेना यहाँ पर, और पफी आईज को याद रख लेना, लास्ट स्लाइड में आके डिस्कस कर लेंगे। अभी ये सिम्टम्स हैं सारे, इनमें से तो कुछ कहते नहीं, कुछ चीजें आपको रटने वाली होती हैं हर एक सब्जेक्ट में, ये उसका वाले पार्ट होते हैं, सिम्टम्स हो गए, डाइटरी सोर्सेज हो गए, ये सब आरडीए हो गया, तो ये सब चीजें आपको रटनी होती है, नॉर्मल रेंजेस हो गई, ये सब आपका रटने वाला सेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, एट बर्थ इन्फेंट में थायराइड के लेवल हमें कम मिलते हैं,
दैट इज कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मैं डिटेल्ड में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो आप आगे जाके मुझे लगता है हर ईयर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लेवल का पढ़ोगे। हम ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में हमें पढ़ना भी नहीं है। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है हमारा, कि आफ्टर बर्थ क्या होता है, इन्फेंट में थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो, उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट हमारा होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में हमारा क्या होता है, अगर कोई अगर ऐसे बोले कि क्रिटिनिज्म क्या होता है, अगर आप उसे बहुत शॉर्ट में एक आंसर करना चाहते हो तो सिर्फ क्या आंसर कर सकते हो, अनट्रीटेड कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला अभी, अनट्रीटेड कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म मतलब जो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद एक स्लाइड है, ये इसका टॉपिक से थोड़ा सा रिलेशन है। एक कंडीशन आती है ड्वार्फिज्म, एक आती है क्रिटिनिज्म। जैसे कोई क्रिटिनिज्म कभी पूछता है ना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अगर नहीं भी पूछे तो आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ड्वार्फिज्म और क्रिटिनिज्म जो होता है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दोनों के आप ऐसा लग रहा होगा ना सेम सेम लग रहे हैं। कोई भी अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछता है, एक जो आप सबसे पहले एक डिफरेंस बताओगे जो कि बहुत मेन डिफरेंस है, वो है मेंटल रिटार्डेशन। ड्वार्फ जो लोग होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। उनका स्ट्रक्चर सिर्फ वो रहता है ना, शॉर्ट रहता है, लेकिन वो लोग नॉर्मल रहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जो है वो हमारा क्रिटिनिज्म में पेशेंट में होता है, क्रिटिनिज्म। ठीक है, उसके अलावा और सारी चीजें वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेन एक रीजन मैं बताना चाह रही थी वो ये था, क्रिटिनिज्म में हमारा मेंटल रिटार्डेशन रहती है और ड्वार्फिज्म में नहीं रहती है। नेक्स्ट इज द हैशिमोटो थायराइडाइटिस। आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब समझ में आता है, ऑटो इम्यून डिजीज कोई क्या मतलब समझ में आता है उसमें, हाँ एग्जैक्टली, कि हमारा इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है या फिर हमारी सेल है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या करता है, एंटीबॉडी की सिंथेसिस करा देता है, और वो हमारा क्या हो जाता है कि हमारी ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की सिंथेसिस हो जाती है। इन सबको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो हमारा हैशिमोटो भी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें भी हमारे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो सेल्स होती है उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी की सिंथेसिस हो जाती है, और वो क्या होता है फिर वो T3 T4 के सिंथेसिस नहीं करने देता, इसीलिए हैशिमोटो को हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में। नाउ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म भी हम पढ़ेंगे और हाइपोथायराइडिज्म भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सब क्लिनिकल। अभी हम हाइपोथायराइडिज्म में हम क्या पढ़ रहे थे, T3 T4 डिक्रीज हो रहे थे और TSH इंक्रीज हो रहा था। सब क्लिनिकल कंडीशन में हमारा क्या रहता है, जो T3 T4 हमारा डिक्रीज हो रहा था हाइपो में, सब क्लिनिकल कंडीशन में वो उन पेशेंट में आपको नॉर्मल मिलेगा। जो पेशेंट में TSH को नहीं, मतलब T3 T4 जो लेवल होंगे वो आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज द हाइपरथायराइडिज्म। नाम से ही क्लियर है, T3 T4 मतलब हार्मोन की सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। अब आप मुझे ये बताओ, हाइपरथायराइडिज्म में TSH की कंसंट्रेशन क्या होगी। हाइपरथायराइडिज्म इज द एक्सेस सिंथेसिस ऑफ T3 T4। इन लोगों को बोलना है यार, ये क्या बातें कर रहे हो आप दोनों, आंसर करो, खड़े हो जाओ फटाफट से। आप लोग को थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता कि यही सीट पे बैठ के बातें कर रहे हो आराम से। हम क्या भी डिस्कस कर रहे थे, हाइपरथायराइडिज्म। वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, वो तो सामने देख के बता देते हो ना कि हाइपरथायराइडिज्म डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये स्लाइड नहीं दिखाऊं तो तुम लोग को टॉपिक भी नहीं पता होगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था अभी जब आप लोग बातें कर रहे थे दोनों, अपने लोग इन्हें भी बोलो, आप भी बताओ आंसर। पता है मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, खड़े रहना मेरे क्लास में दोनों लोग। हाइपरथायराइडिज्म क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ऑन TSH लेवल, क्या होंगे, डिक्रीज। वाई सो, क्यों होंगे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, आंसर तुमने ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। ड्यू टू फीडबैक रेगुलेशन T3 T4 इंक्रीज होंगे, वो फटाफट से जाके स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को कि अब हमें नहीं सिंथेसाइज करो, अब मत करो सिंथेसाइज, तो TSH के लेवल डिक्रीज मिलेंगे हमें पेशेंट में। ठीक है,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉजेज सिम्टम्स, हाँ सिम्टम्स में यहाँ पर एक चीज देख लेना, बल्जिंग आई। बल्जिंग आईज का मतलब समझते हो? बल्जिंग आईज का मतलब समझते हो? कुछ लोग की आईज नेचुरली ऐसी होती हैं, ऐसे लगता है बाहर निकली हुई है, कैसे ऐसा लगता है बाहर निकली हुई है। इतनी लोकल लैंग्वेज में मत बोला करो। तो वो भी हम आगे वाली स्लाइड में इसमें इमेज भी देख लेंगे, बस कोई बात नहीं। इसके बाद एक वहां पर लिखा है हीट इंटॉलरेंस, और हमारे क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस हो जाता है, वो हम आगे वाली स्लाइड में एक डायग्राम में भी देख लेंगे। अब यहाँ पर उधर हैशिमोटो था, यहाँ पर हमारी ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? हाइपरथायराइडिज्म का एक बहुत मेन कॉज होता है। ग्रेव्स डिजीज भी क्या होती है? हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एंटीबॉडी सिंथेसाइज होंगी और वो इतने स्टिमुलेट कर देती है कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 हो जाता है। टॉक्सिक गोइटर सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में भी सेम हमारा क्या रहेगा कि हमारा TSH का लेवल लो रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर भी T3 T4 नॉर्मल रहेंगे। तो दिस इज सब क्लिनिकल। हाइपर में भी और हाइपर में दोनों में भी हमारे T3 T4 का लेवल नॉर्मल रहेगा। इसके बाद हम जितने भी अभी हमने सारी चीजें पढ़ी हैं उसे एक टेबुलर फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो हमारा क्या रहेगा, हाइपरथायराइडिज्म अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोई भी डिजीज हो, ग्वाइटर हो या फिर ग्रेव्स डिजीज हो, टॉक्सिसिटी हो जाए कोई भी, या फिर कोई भी रीजन है, इन सब की वजह से बस एक चीज याद रखना, T3 T4 का लेवल तो इंक्रीज ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा TSH का लेवल डिक्रीज ही मिलेगा, ठीक। डिफरेंस कहां पर आएगा? हाइपोथायराइडिज्म में, जहां पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है T3 T4 दोनों में डिक्रीज दिखा रहा है, TSH प्राइमरी में इंक्रीज दिखा रहा है और सेकेंडरी में डिक्रीज दिखा रहा है। इस स्लाइड को ये जो चारों चीजें लिखी हैं, कोई भी मुझे ऐसे कोरस में मत बोलना, इसका आंसर मैं पॉइंट आउट करके नहीं पूछ रही, आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका मुझे आंसर बताओ कि ये हमने, चलो दोनों डिक्रीज है ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये छोड़ो, इधर वाले जो है दोनों को मुझे एक बार बताओ मुझे कि हमने प्राइमरी में ये क्यों लिख रखा है और सेकेंडरी में क्यों लिख रखा है। ऐसे खड़े होकर आंसर करो, तुम्हारे फ्रेंड भी तो देखे, तुमको पता है। वेरी गुड, ये हमने डिस्कस किया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम यही कर रहे थे ना कि थायराइड ग्लैंड के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज प्राइमरी, पिट्यूटरी लेवल पे आ रही है सेकेंडरी, एंड हाइपोथैलेमस की पोजीशन पे आ रही है तो टर्शियरी। तो देखो प्राइमरी की बात करेंगे तो हमारा T3 T4 हमें डिक्रीज मिलेगा और TSH इंक्रीज मिलेगा, ये हमारा हाइपरथायराइडिज्म का मतलब सॉरी हाइपोथायराइडिज्म का हमारा फीचर थे ये सब। सेकेंडरी में हमारे TSH भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हमारा क्या करता है, पिट्यूटरी को जाके अफेक्ट करता है, वहां पर कोई भी लेजन हो जाए, कोई भी ट्यूमर हो जाए, जिसकी वजह से TSH ही सिक्रीट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए वो डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एक ये फ्लो चार्ट सा है और बहुत अच्छा सा भी है, ठीक है, इसे देखो और मुझे लगता है कि डायग्राम से सब चीजें मुझे लगता है कि समझ में आ भी जाएंगी। ये लिखा हुआ है हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का मैंने बताया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था ये, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायराइडिज्म कैसे हो जाता है। लास्ट सीट, स्टैंड अप, लास्ट सीट पता है ना कौन है लास्ट सीट पे? हाँ आप ही लोगों को बोल रही हूँ। पार्क में बैठे हैं क्या हम लोग? मतलब हम तो नहीं बैठे हैं, आगे आप ही दोनों बैठे हो, अपने पास वाले को भी बोलो खड़े रहना क्लास में। क्या बात कैसे करते हो, हम लोग को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है इस क्लास में ना गर्ल्स ज्यादा नोटोरियस हैं। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, तुम लोग शरीफ हो। आप लोग को एक चीज बताओ, देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन शैतान होना और बदतमीज होना। ये जो आप कर रहे थे दैट इज बदतमीजी। कोई शैतान होता है ना वो चीजें कंसिडर हो भी जाती हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। इंसान एक शैतान है, वो बस एक लेवल क्रॉस करते ही बदतमीज वाली जोन में आ जाता है, ठीक है। तो मेंटेन करो, शैतान रह लो, वो चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं, बदतमीजी वाली जोन में मत आओ, सूट नहीं करती हैं ये चीजें। मेडिकल स्टूडेंट हो, मेंटेन कर लिया करो अपने प्रोफेशन को। तो ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है, इसमें चीजें समझ में आ रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था हमारा, एंटीबॉडीज ने हमारे क्या करा, थायराइड ग्लैंड को का इनलार्जमेंट करा दिया, इनलार्जमेंट कराया और उसे इतना स्टिमुलेट कर दिया कि T3 T4 की एक्सेस प्रोडक्शन हो गया। तो दिस इज हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू
ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू लो आयोडीन। आयोडीन का रिलेशन सबको पता है ना, T3 T4 की सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में आयोडीन का तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो आपको सब सीक्वेंस पता ही होगा कैसे हो जाएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल डाइट में आयोडीन कम है, T3 T4 की सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा, हमारा हाइपोथैलेमस पे सिग्नल जाएगा कि भाई बहुत ही कमी है, सिक्रीट करने स्टार्ट करो। वो TRH रिलीज करेगा, पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर TSH सिक्रीट करेगी। जब हमारा TSH हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद T3 T4 सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल रेंजेस है, ये रटने वाली चीज है। ये डायग्राम है जिसके लिए मैं बोल रही थी लास्ट में एक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है, दोनों में डिफरेंस है। देखो अब ये डायग्राम को आप लोग ना थोड़ा सा, बहुत सारे सिम्टम्स थे लेकिन हमें कुछ चीजें ना कैसे एकदम विजुअलाइज तरीके से हमें याद कर लेनी है। दिस इज हाइपरथायराइडिज्म एंड दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। कभी कभी हमें क्या लगता है हाइपरथायराइडिज्म जिन्हें ज्यादा होगा तो ज्यादा T3 T4 ज्यादा मोटे होंगे। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, यहाँ उल्टा चलता है, रिवर्स है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारा क्या होता है, वेट लॉस होता है और हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। देखो दिख भी रहा होगा, हाइपरथायराइडिज्म टू मच क्या, व्हाट इज टू मच हियर, थायराइड हार्मोन। ठीक है, उसके बाद वहां पर क्या होगा, नॉट इनफ थायराइड हार्मोन। डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, वेट लॉस, उधर वेट गेन हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इधर हम बात कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म। T3 T4 हमारे क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हमारा बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा माइन्यूट इंक्रीज करेगा। तो हमारी बॉडी हमें ऐसे लगेगी, हीटेड लगेगी थोड़ी सी, और हमारी उस वाली उन पेशेंट में हमारे क्या होता है, फील हॉट तो लिखा हुआ है और हमारी रेजिस्टेंस हो जाती है, इंटॉलरेंस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, सेम इसका रिवर्स चले जाओ, वेट गेन कर रहे हैं वहां पर, T3 T4 कम है, मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिव काम नहीं कर रहा है, स्लो डाउन हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर वैसे लो हो जाएगा। तो हमारे क्या होता है, पेशेंट को ठंड लगती है। जैसे क्या होता है, ऐसे जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी, फैमिली में भी किसी के हो अगर, तो नोटिस करना कि फैन चल रहा है, उन लोगों को गर्मी में भी फैन में भी ठंड लग रही है कि बहुत ठंड लग रही है हमें, और कुछ लोगों को क्या है, हर टाइम गर्मी लग रही है बस। ठीक, एक ये लास्ट स्लाइड है, ये आपका जो अभी हम बात कर रहे थे ना हाइपरथायराइडिज्म का, एक बल्जिंग आईज, जो इन्होंने आंसर भी किया था कि बल्जिंग आईज वो यही वाली होती है। ठीक, एंड ऑफ